नमस्कार। क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों, आज हम लोग यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि बच्चों आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। बच्चों, हम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि बच्चों आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चों, ये क्वेश्चन पेपर जो आपका है, ये यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। अगर बच्चों आपके पास कोई अदर क्वेश्चन पेपर है और आप हमको सॉल्व करवाना चाहते हैं, तो बच्चों आप हमें अपना क्वेश्चन पेपर इस नंबर पर भेज देंगे, ताकि हम आपके क्वेश्चन पेपर का सॉल्व कर सकें। ठीक है? तो अगर आपके पास कोई अदर क्वेश्चन पेपर हो, तो आप हमको इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है। ठीक है? बच्चों, सबसे पहले आपको पेपर में आप लोगों को एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। ठीक है? तो बच्चों, यहाँ पर आपको सभी को पता होगा कि आपको एग्ज़ाम में 20 एमसीक्यू दिए जाते हैं। तो बच्चों, हम सभी एमसीक्यू एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, यदि 42 और 15 का एलसीएम 210 है, तो 42 और 15 का एचसीएफ कितना होगा। ठीक है? तो आपको ये नहीं जानना है कि सर मुझको डायरेक्ट आंसर बता दीजिए, ऐसा बिल्कुल आपको सोचना भी नहीं है। हम एक एक क्वेश्चंस को ईमानदारी के साथ सॉल्व करेंगे, ताकि हमारे बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सकें। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, आपको यहाँ पर एक फार्मूला पता होगा। एक फार्मूला होता है एचसीएफ गुणे में एलसीएम, एचसीएफ गुणे में एलसीएम, फर्स्ट नंबर इनटू में सेकेंड नंबर। ठीक है? तो यहाँ पर आपसे एचसीएफ पूछा कि आपको एलसीएम दी गई, एलसीएम आपको दिया गया है 210, एंड आपको पहली संख्या दी गई है 42, एंड आपको दूसरी संख्या दी गई है 15। ठीक है? इनटू में आपको यहाँ पर लिखना है एचसीएफ। क्या लिखना है? एचसीएफ। अब आपका जो 210 है, ये कहाँ चला जाएगा? ये बच्चों आपका चला जाएगा बटे में। कहाँ चला जाएगा? बटे में। ठीक है? हाँ, मैंने इसको सॉल्व कर रखा, मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। ठीक है? देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर आपको एलसीएम दिया गया था, एंड यहाँ पर आपसे एचसीएफ पूछा गया था। तो ये आपको फार्मूला तो पता ही होगा, अभी मैंने आपको फार्मूला बताया है। ये फार्मूला आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको एलसीएम ऑलरेडी दिया गया, तो मैंने यहाँ पर एलसीएम लिख लिया, एंड यहाँ पर आपको पहली संख्या भी दी गई है, एंड यहाँ पर आपको सेकंड नंबर भी दिया गया है। तो यहाँ पर आपको जो 210 है, आपका अपॉन में जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 42 गुणे में 15 अपॉन में 210, जब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 3। कितना आ जाएगा? 3 आपका एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को लगाना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर कह रहे हैं, संख्या 240 का अभाज्य मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। फिर से हम लोग वहीं चलते हैं। मैंने एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है, ताकि यहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। ठीक है? तो यहाँ पर आपको जैसे आप एलसीएम निकालते हैं ना, एलसीएम, वैसे ही आपको यहाँ पर इसको लगाना है। तो देखो, मैंने यहाँ पर इसको एलसीएम यहाँ पर निकाल दिया है। ठीक है? जैसे कि आप बचपन में एलसीएम निकालते हैं किसी भी संख्या का, तो मैंने वैसे ही यहाँ पर एलसीएम को निकाला है। तो जब आप इसको एलसीएम निकालेंगे, सबसे 2 से करेंगे डिवाइड, तो आपका इतना आ जाएगा। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, वैसे मुझे इस क्वेश्चन को बताना ही नहीं चाहिए था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये आपका 2 कितनी बार लिखा है? 4 बार। तो मैंने लिख दिया 2 की पावर 4, एंड यहाँ पर आपका 3 मल्टीप्लाई में 5। तो ये आपका अभाज्य मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका क्वेश्चन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका रैखिक युग्म समीकरण 2x + 3y + 5 = 0 एंड -4x - 6y = 10 का हल क्या होगा। मतलब कि आपके पास दो समीकरण हैं, इन दोनों समीकरण हम सॉल्व करेंगे, तो आपके जो हल होंगे वो कैसे निकल के आएंगे, मतलब कि अद्वितीय होगा या अपरिमित होगा या कोई हल नहीं होगा, वो यहाँ पर आपको सॉल्व करके बताना है। तो यहाँ पर अगर आप हम क्वेश्चंस की बात करें, तो अभी आपने फार्मूला पढ़ा होगा। जैसे कि अगर मैं फार्मूले की बात करूँ, जब ये तीनों पॉइंट बराबर होते हैं, तो इसका मतलब होता है रेखा कैसी होती है? समपाती। वहीं अगर a1 अपॉन में a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो अगर ये कंडीशंस बनती है, तो कहीं ना कहीं हमारे हल जो होता है सिंगल हल होता है, मतलब कि अद्वितीय हल आता है। ठीक है? अगर वहीं पर हम बात करें कि a1 अपॉन में a2 बराबर में b1 अपॉन में b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, अगर ये आपकी कंडीशंस बनती है,
तो इसका मतलब होता है आपका कोई हल नहीं होगा, आपका कोई भी हल नहीं होगा। तो आपकी रेखाएं कैसी होंगी? आपकी रेखाएं समांतर होंगी। तो अब हम क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको पहले से एक क्वेश्चन दिया गया था, तो मैंने जस्ट इसको ऐसे लिख लिया, फिर इसको मैंने ऐसे यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर जो आपकी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको A1 की वैल्यू 2 है, B1 की वैल्यू 3 है, C1 की वैल्यू -5 है। ऐसे यहाँ पर सिमिलर मैंने यहाँ पर लिख लिया। फिर मैंने A1/A2 करना देखा, B1/B2 किया, C1/C2 किया। तो मैंने देखा क्या सारे मान कैसे आए? मेरे बराबर आए। देखो सारे मान मेरे कैसे आए? बराबर आए। तो इसका मतलब A1/A2, B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे हल कैसे? अनेक हल हैं और रेखाएं कैसी हैं? समपाती हैं। कैसी हैं? समपाती हैं। तो हम क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर देखो आपका क्वेश्चन नंबर जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आपको यहाँ पर द्विघात समीकरण दिया गया है। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि शून्यकों का आपसे मल्टीप्लीकेशन मतलब कि आपसे प्रोडक्ट पूछा गया है, ठीक है, मतलब कि उनका गुणनफल पूछा गया है। तो शून्यकों का प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है? आपका होता है अचर पद। क्या होता है? अचर पद में यक स्क्वायर का गुणांक। तो मैं क्वेश्चंस की चलता हूँ, मैंने उसको लिख रखा है, आप उसको समझेंगे तो यहाँ पर आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये आपका सवाल था, क्या कह रहा था? शून्यकों का गुणनफल आपको बताना है। तो फार्मूला क्या होता है? अचर पद में अपॉन में यक स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर देखो आपका अचर पद कितना? अचर पद का मतलब होता है जिसके साथ कोई भी XYZ कुछ भी जुड़ा हुआ ना हो। तो यहाँ पर आपका 5 है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो आपका 6 है। तो एक्स स्क्वायर गुणांक कितना? 6 है। अचर पद कितना है? 5 है। और एक्स स्क्वायर गुणांक कितना? आपका 6 है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 5/6। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 5/6, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि यदि tan थीटा इक्वल टू √3 हो तो यहाँ पर थीटा का मान क्या होगा? थीटा का मान क्या होगा? ठीक है, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके बोर्ड में आए तो आपको हमेशा पहले एक बात सोचनी है, जो यहाँ पर ये एंगल लिखा है उसी एंगल की यहाँ पर वैल्यू सोचनी है। मतलब कि अगर यहाँ पर tan थीटा लिखा है तो यहाँ पर पता करो ये tan थीटा में किसकी वैल्यू है, तभी तो मैं यहाँ पर tan को एलिमिनेट कर पाऊंगा। जैसे कि यहाँ पर आपका tan थीटा है तो tan यहाँ पर मैं लिखूंगा, मुझे पता है सर tan 60 की वैल्यू है, तो tan से tan आपका एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब हट जाएगा। तो थीटा की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 60 आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको थीटा की वैल्यू 60 हो जाएगी। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया साइन थीटा। क्या लिख दिया? साइन थीटा। क्या लिख दिया? साइन थीटा। और यहाँ पर मैंने लिख दिया √3/2। तो यहाँ पर आप सभी लोग मुझे थीटा की जो वैल्यू है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। देखते कितने बच्चे थीटा की वैल्यू सही कमेंट करते। जिसका आंसर सही होगा उसके आंसर को मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा? क्वेश्चन कहाँ गया? ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 60। क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 वाला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि एक बिंदु ए से ओ केंद्र, जैसे कि ये आपका वृत्त है, ठीक है, ये आपका सेंटर ओ है, यहाँ पर आपका बिंदु ए रहा है। बिंदु ए से ओ केंद्र वाले वृत्त पर यहाँ पर स्पर्श रेखाएं ऐसे खींची जाती हैं, AP और AQ खींची जाती हैं, ठीक, खींच ली मैंने। तो कह रहे हैं इनके बीच का जो 80 अंश बनता है, तो ये वाला कोण कितना होगा वो यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, इसको आपको ध्यान रखना है। और आपसे कोण कौन सा पूछ रहे हैं? POA। क्या पूछ रहे हैं? PO। फिगर समझेंगे, ठीक है। हम लोग फिगर में नीचे में बना रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ, ठीक है, POA। तो देखो यहाँ पर मैंने कहा ओ केंद्र का एक वृत्त है, क्या है? एक आपका ओ केंद्र का वृत्त है और बिंदु ए से वृत्त पर PA, AP और PQ क्या खींची गई हैं? ये आपकी मतलब कि AP और AQ आपकी स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं और इनके बीच का ये कोण कितना है? ये आपका कोण है 80 अंश। कितना है? 80 अंश। फिर इसको लाइन को मिलाना भी था, ठीक है।
तो आपसे कह रहे हैं कि पी ओ ए ये एंगल कितना होगा। तो देखो ये जो आपका ये होती है लाइन, ये लाइन जो होती है इस वाले एंगल की बाइसेक्टर होती है। क्या होती है? बाइसेक्टर होती है। अगर आपने क्लास 9th में समरूपता नहीं सर्वांग समता अगर आपने पढ़ी है, सर्वांग समता टॉपिक था क्लास 9th, अगर आपने वो चीज़ें पढ़ी हैं तो आप समझ चुके होंगे, क्योंकि ये जो आपके दोनों ट्रायंगल हैं ये आपके दोनों ट्रायंगल आपके सर्वांगसम ट्रायंगल हैं। कैसे हैं? सर्वांगसम है। तो जितना एंगल ऊपर वाला होगा उतना एंगल नीचे वाला होगा, ठीक है। तो इसलिए आपके दोनों एंगल ही बराबर होंगे। अब देखो यहाँ पर ये आपका एंगल कितना होगा? 90, क्योंकि आपको पता है जब कोई स्पर्श रेखा के कैंसिल है तो आपको हमेशा 90 अंश का कोण बनाता है। तो ये आपका कितना होगा? 90 अंश। ऐसे ही आपका कितना होगा? 90 अंश। कितना होगा? 90 अंश। अच्छा एक बात देखो, ये आपका यहाँ पर क्या बन रहा है? ये आपका एक बन रहा है क्वाड्रिलेटरल, मतलब कि आपका बन रहा है त्रिभुज आपका बन रहा है। देखो बन रहा है, ये आपका 90 होगा, ये आपका 90, ये आपका 80, तो ये आपका कितना बचा? सर ये मेरा 100 बचा। अच्छा पूरा एंगल 100 है और मुझे पता है कि ये लाइन है, ये वाली लाइन, ये लाइन आपकी इस वाले कोण को समद्विभाजित करती है। तो अगर आधा आधा होगा तो कितना होगा? 50-50। कितना होगा? 50-50। तो ये आपका कोण कितना हो जाएगा? 50 अंश का कोण ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको लगाना है, ठीक है। वैसे एक टॉपिक और से आप लगा सकते हैं, अगर किसी भी चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योगफल अगर 180 अंश हो जाता है तो वो आपका चतुर्भुज आपका चक्रीय चतुर्भुज हो जाता है। तो देखो 90-90 कितना होता है? 180। तो इसका मतलब जो आपका त्रिभुज है क्या बन गया? चक्रीय चतुर्भुज आपका बन गया। तो इसका मतलब अगर ये 80 है तो अगर ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा आपका? 100। कितना हो जाएगा? ये आपका 100 हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस रहते, बस यहाँ पर आपको कैसे लगाना है वो आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं है तो आप उसको बार बार देखेंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो मैंने इसको नंबर पहले ही बोल दिया है, वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 50 अंश। कितना हो जाएगा? 50 अंश। इसके बाद देखो यहाँ पर यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? मतलब कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी? वो आपकी 1 होती है। कितनी होती है? 1, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि एक जो है अर्धगोला, क्या है? ये आपका अर्धगोला है। कह रहे हैं कि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो बच्चों अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है 3πr²। क्या होता है? 3πr²। कुल पृष्ठीय, अगर मैं बात करूं अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वक्र तो आपका होता है 2πr²। क्या होता है? 2πr²। वहीं पर बच्चों अगर मैं बात करूं गोले का गोले का गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो आपका होता है 4πr²। वहीं पर मैं बात करूं गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। और बच्चों गोले का आयतन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। गोले का आयतन ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, 4/3πr³। ये आपका गोले का आयतन होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का आपको बताना है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, वो यहाँ पर आपको बताना है। तो मैं इसको भी मैंने सॉल्व कर रखा है। तो यहाँ पर देखो, ठीक है, आपको दो बिंदुओं दिए गए थे, ठीक है। तो आपको फार्मूला तो पता ही होगा। इसको मैंने मान लिया x1/1, क्या मान लिया मैंने? इसको मान लिया x1, इसको मान लिया y1, इसको मान लिया x2, इसको मान लिया y2। तो यहाँ पर आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो एंड फर्दर यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो आपकी x2 की वैल्यू 1 थी, x1 की वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर आपकी 3 थी, तो यहाँ पर 3 लिख दिया। इसके बाद y2 की वैल्यू 4 थी, y1 की वैल्यू आपकी 2 थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर मैं 1 माइनस का 3 का स्क्वायर करूँगा तो आपका माइनस का 2 बचेगा, -2 का स्क्वायर करें तो यहाँ पर आपका 4 होगा। ऐसे यहाँ पर 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, क्या होगा? 4 होगा। और 4 कितना होता है? 8। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2√2 यूनिट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
तो इसके रिगार्डिंग बात करते हैं ऑप्शंस में। तो ऑप्शन में आपका यहाँ पर कहाँ गया, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो होगा हाँ, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 2√2। क्या हो जाएगा? 2√2। क्या हो जाएगा? 2√2। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी आसान भी है। एक आपको द्विघात समीकरण दिया गया, उसका एक मूल दिया गया, तो के का मान पूछ, जो मूल है वो आपको x जगह रख देना है, आपकी के की वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, देखो यहाँ पर देखो, मैं आपको ये द्विघात समीकरण दिया गया था, कह रहे हैं कि क्या इसका एक मूल 1/2, यानी कि x का जो वैल्यू है 1/2 है। ठीक है। तो आप के की, तो मैं देखो मैंने जहाँ जहाँ पर x था उसकी जो 1/2 मैंने पुटअप कर दिया, एंड जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 1/4 हो जाएगा, एंड जब मैं इसको 1/2 काटूंगा 2 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी के की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। आपकी के की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका? ये कितना आंसर आया था इसका आपका, फिर से भूल गया। तो इसका आंसर आपका था 2। कितना था? 2। के की वैल्यू आपकी थी 2। ठीक है। तो मैं यहाँ पर टिक करूँगा 2। ठीक है। -2 नहीं, आपको ये वाला 2 पुटअप करना, 2, ये आपका सही होगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर एक सीरीज दी गई है, आपसे सीरीज का सम पूछा गया, इसका मान मतलब इसका योगफल कितना होगा वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बस यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पर आपको पता है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 7 लिखा है, 7 और प्लस 8। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो सभी में अंतर कैसा समान है। अगर किसी भी सीरीज में अंतर समान है तो वो कैसी श्रेणी होती है? उसी को हम लोग कहते हैं सार्वंतर श्रेणी। क्या कहते हैं? सार्वंतर श्रेणी। तो यहाँ पर आपका प्रथम पद 1 है। ठीक है। अंतिम पद आपका 9 है। और यहाँ पर अगर बात करें आपके पदों की संख्या 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पदों की संख्या आपकी 9 है। तो आपको एक फार्मूला पता होगा, जब n पदों का फार्मूला पूछा जाए, आपको प्रथम पद दिया जाए और अंतिम पद दिया जाए और आपको पदों की संख्या पता हो, तो हम लोग ना यही वाला फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर आपसे 9 पदों का योगफल पूछा गया है, यानी कि n की वैल्यू 9 है, प्रथम पद आपका 1 है, अंतिम पद आपका 9 है। तो 9 1 10, 2 से काटूंगा तो आपका 5 9 पना 45, यानी कि 9 पदों का योगफल आपका 45 आ जाएगा। तो फर्दर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कहाँ गया भाई? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि साइन -1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको इम्पॉर्टेंट लगा लेना है। ठीक है। तो क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको साइन कॉस में ही तोड़ते हुए चलना है। तो यहाँ पर देखो ये तो पहले से लिखा था मैंने सेक थीटा को। अच्छा एक बात बताओ पहले आप लोग, सेक थीटा का उल्टा क्या होता है सर? वो होता है 1/cos थीटा। तो मुझे पता है सर। अच्छा एक बात बताओ आप लोग फिर से, टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर आपको होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। क्या होता है आपका? कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर इसको तो मैं ऐसे ही रखूँगा। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा कि मुझे यहाँ पर आपका हर समान है तो मैं हर समान ले लूँगा। तो आपका 1 + sin थीटा होगा। इसके बाद फर्दर आपका ये समीकरण बन जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो sin थीटा -1, अगर ये यहाँ पर 1 यहाँ पर आ जाए, sin थीटा यहाँ पर आ जाए तो मेरा फार्मूला बन सकता है। तो यहाँ पर मैंने -1 कॉमन ले लिया। क्या ले लिया? मैंने -1 कॉमन ले लिया, तो -1 बाहर हो गया। आप देखो a - b a + b, यानी आपका क्या बन गया? वर्गांतर नियम बन गया। तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। अपॉन में क्या लिखा? कॉस। तो एक आपका कॉस से कॉस कट जाएगा, तो आपका फर्दर क्या बचेगा? माइनस का कॉस थीटा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है।
तो यहाँ पर बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? माइनस का कॉस थीटा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद कुछ आंकड़ों का तुमको माध्य दिया, मतलब कि समांतर माध्य दिया गया, बहुलक दिया गया, तो आपसे माध्यिका पूछी गई है। इसमें एक आपका फार्मूला होता है, बहुलक बराबर आपका होता है 3 माध्यिका माइनस के 2 माध्य। ये आपका फार्मूला होता है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसको आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, तभी ये चीजें लग पाएंगी। ठीक है, तो ये रहा आपका फार्मूला। यहाँ पर आपको समांतर माध्य दिया गया है, बहुलक दिया गया है, माध्यिका पूछी गई, तो ये आपको बस फार्मूला पता होना चाहिए बस। यहाँ पर मैंने बहुलक लिख लिया, माध्यिका को मैंने कैपिटल M मान लिया, एंड आपको माध्य दिया गया 32, मैंने 32 यहाँ 35 लिखा। मान जब ये इधर जाएंगे तो आपके पॉजिटिव बन जाएंगे। 3m, इनको जोड़ेंगे तो आपके 99 आएंगे, अपॉन में 3 करेंगे m की वैल्यू, तो आपकी 33m की वैल्यू आ जाएगी। तो वही यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि माध्यिका कितनी होगी, तो आपकी माध्यिका 33 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? माध्यिका आपकी 33 हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आंसर्स की बात करें तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो यहाँ पर आपका 33 हो जाएगा। ठीक है, 33। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद आपका क्वेश्चन 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको ध्यान से समझना है। ये आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अभी मैंने आपको समझाया था, जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन हो तो यहाँ पर आपको पहले यही सोचना है कॉस में किसकी वैल्यू है। सर मेरी कॉस में ये 30 की वैल्यू है, तो यहाँ पर कॉस से कॉस आपका हट जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 30। कितनी आ गई? 30। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कॉस 2 थीटा। क्या पूछा गया है? कॉस 2 थीटा। तो कॉस 2 थीटा की जगह आपको लिखना है 30, तो ये आपका क्या बन जाएगा? कॉस 60। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1/2। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं कि भाई दो पासे जो हैं एक साथ उछाले जाते हैं। ठीक है, एक साथ उछाले जाते हैं। एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योगफल 10 हो तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, वो यहाँ पर आपसे पूछी गई है। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको यहाँ पर आपको अच्छे प्रकार से समझना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये रहा आपका, इस क्वेश्चंस को मैं देखो लगवा चुका हूँ, मैंने आपको ऊपर समझा दिया था, तो ये काम हो चुका है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन 15 देखता हूँ। मुझे पता है संभावित स्थितियाँ आपकी कितनी बनेंगी। अगर देखो, अगर मान लेते पहले पासे पे आपका 4 आ गया, दूसरे पासे पे 6 आ गया, तभी तो सम 10 होगा। ऐसे 5 5 आ सकता है, 6 4 आ सकता है। ये आपकी तीन ही स्थितियाँ बनेंगी जब दो पासों का योगफल आपका 10 बनेगा। इन सभी पासों का योगफल कितना है? 10। 5 5 10, 4 6 10, 6 4 10। क्या पक्के देखो, यहाँ पर पहले पासे पर अगर 4 आ जाएगा तो जब 6 आएगा तभी तो पासों का योगफल होगा 10। ऐसे 5 5 होगा। अब मान लेते पहले पासे 6 आ जाए, दूसरे पासे 4 आ गया, तो आपकी संभावित स्थितियाँ कितनी बन रही हैं? सर 3 बन रही हैं। कुल स्थितियाँ कितनी होती हैं? 36। जब भी किसी पासे को फेंका जाए, अगर मान लेते हैं पासे को 2 बार फेंका गया तो पावर 2 कर दो, तो आपकी कुल स्थितियाँ 36 बन जाएंगी। अगर मान लेते हैं पासा को 3 बार फेंका गया है तो आपको पावर 3 करना है, इसका मान आपको निकालना है, तो मतलब कि पासे को उतने बार आपकी कुल स्थितियाँ आ जाएंगी। यही बात सिक्के पर अप्लाई होती है। अगर सिक्का आपका एक बार फेंका है तो 2 बनती हैं कुल स्थितियाँ। अगर आपका सिक्का जो है 2 बार उछाला गया है तो पावर 2 कर दो, मतलब कि आपकी 4 कुल स्थितियाँ बनेंगी। अगर आपका सिक्का 3 बार उछाला गया है तो आपकी कुल स्थितियाँ आपकी 8 बनेंगी। तो ये आपको बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी बात करते हैं, तो आपकी संभावित स्थितियाँ आपकी 3 है, कुल स्थितियाँ आपकी 36 है, तो आपकी प्रायिकता क्या होगी? संभावित स्थितियाँ बटे कुल स्थितियाँ, तो आप कट कर देंगे तो आपके 1/12 आपका आंसर आ जाएगा, 1/12। तो यहाँ पर आंसर्स को चेक करते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1/12। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, ये आपका जो क्वेश्चन है आपका थेल्स की प्रमेय से क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, थेल्स की प्रमेय से, तो इसको भी, हाँ क्वेश्चन बताया ही नहीं मैंने। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई
यहाँ पर आपको डी है, डी जो है इसके पैरेलल समांतर है, यहाँ पर आपको ये वैल्यू दी गई है, तो ईसी का मान पूछा, ये वैल्यू कितनी होगी आपसे पूछा गया है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पर देखो ये आपका ट्रायंगल है, क्या है ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल मैंने यहाँ पर जैसा आपको दिया गया मैंने वैसा बना दिया। अब यहाँ पर पहले आप कुछ इस बात को पहले आप भूल जाओ, ठीक है। इस चीज़ को पहले आप पूरा भूल जाओ, ये कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है, आप कतई भूल जाओ। पहले आप चीज़ों को समझो, ठीक हो। यहाँ पर अगर कोई ट्रायंगल होता है, ठीक है, ट्रायंगल इसे मान लेते हैं मेरा ये ट्रायंगल है, ठीक है, सही नहीं है ना, थोड़ी सी इसकी लेंथ बढ़ाते हैं। देखो यहाँ पर अब जैसे मान लेते हैं ये हमारा ट्रायंगल, ठीक है, क्या है ट्रायंगल। देखो ये जब देखो थेल्स की पिरामिड में तभी लगेगी जब ये आपकी लाइंस एक दूसरे कैसी हो, पैरेलल हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मान लिया आपका ए है, ये आपका बी, नहीं मैं इसको बी मानूंगा, इसको सी मानूंगा, इसको पी, इसको क्यू, अब सही, ठीक है। तो जब भी आपसे थेल्स पिरामिड में पूछे, अब थेल्स पिरामिड में आपकी क्या होती है, देखो थेल्स पिरामिड में आपकी वही ए पी अपॉन में पी बी, ए पी अपॉन में पी बी बराबर में ए क्यू अपॉन में क्यू सी, ये आपकी थेल्स की मतलब कि ए पी अपॉन में बी पी बराबर साइन लगाओ ए क्यू अपॉन में क्यू ए क्यू सी लगाओ, तो यही आपकी क्या होती है थेल्स की पिरामिड में। तो यहाँ पर देखो आपको वैल्यू दी गई, ये वैल्यू दी गई, ये दी गई, ये वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पर देखो मैंने वही तो चीज़ें लिखी हैं। देखो अगर जूम करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखो ये चीज़ आपको दी गई, ये चीज़ दी गई, ये आपसे पूछी गई, तो देखो ईसी पूछी गई है। तो देखो यहाँ पर मैंने वही तो लिखा ए डी अपॉन में बी डी, ए डी अपॉन बी डी, ए ई अपॉन में ई सी, देखो लिखा है ना, सेम वही लिखा है। अब यहाँ पर आपको ए डी की वैल्यू पता है, डी बी की वैल्यू पता है, ई की वैल्यू पता है, ई सी की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पर मैंने सबकी क्या रख दी, सबकी रख दी वैल्यू रख दी, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ये आपका बटे में जाएगा। इसको सॉल्व करना है तो आपका ईसी की वैल्यू कितनी जाएगी, 2.7, कितनी आ जाएगी 2.7 सेंटीमीटर। बस ये आपका सवाल लग गया, ठीक है, ऐसे आपको लगाना था। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एंड फर्दर बढ़ते हैं, यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि बहुलक का वर्ग क्या होगा। तो बहुलक का वर्ग जब भी आपसे पूछा जाए तो बारंबारता देखनी, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार आए वही आपका बहुलक वर्ग होता है। तो यहाँ पर बारंबारता 5 है, 4 है, 7 है, 8, सबसे अधिक किसकी आई 8, तो ये आपका बहुलक वर्ग कितना हो गया 30 से 40। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। आपसे करें कि जो टेन थीटा है एंड इनटू में जो कॉट थीटा है, बच्चों कॉट थीटा जो है ये आपका टेन थीटा मल्टीप्लाई में मैं कॉट थीटा को लिख सकता हूँ 1/10, तो जो आपका कट जाएगा तो फाइनली आपका आंसर कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपसे इनका एलसीएम पूछा गया, तो ये तो काफ़ी आसान है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका 20 है, ये आपका क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपको बोर्ड के लिए भी तैयार करना है, बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए भी तैयार करना है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पर आपको ध्यान भी रखना है, ठीक है। तो कैसे करना है पहले हम समझ लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो चुका है, मैंने आपको बता दिया है कि बहुलक जब भी आपसे पूछा जाए जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार आए वही आपका बहुलक का वर्ग होता है, भी बता चुका हूँ एंड भी बता चुका हूँ। ये रहा आपका लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो जो यहाँ पर आपसे कहा गया है, जो आपको पॉइंट दिए गए थे वो आपके जो पॉइंट थे संरेखीय थे, तो ये आपके पॉइंट दिए गए थे, जी आपके कैसे थे संरेखीय थे, कैसे थे संरेखीय थे, कैसे थे संरेखीय थे। तो यहाँ पर आपका -3 लिखा, कितना लिखा है -6 -3, ये आपका सी लिखा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं, मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया भी है। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि तीनों बिंदु संरेख हैं। अगर बच्चों कोई बिंदु तीनों संरेख होंगे तो उनका क्षेत्रफल कितना होगा सर 0 होगा। अगर कोई त्रिभुज है, जैसे कि मान लेते हैं मेरा ये त्रिभुज है,
ये पॉइंट यहाँ पर, अगर ये पॉइंट यहाँ पर आए तो क्षेत्रफल इतना, अगर ये पॉइंट यहाँ पर आए तो इतना हो जाएगा, अगर ये पॉइंट यहाँ इतना, अगर ये पॉइंट लाइन पर है तो आपका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, जीरो। कितना हो जाएगा, जीरो। तो मैंने उसी कॉन्सेप्ट लगाया, मैंने 3 बिंदुओं से गुजरने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का लगाया फार्मूला। आपको सूत्र वो याद नहीं करना होता है क्योंकि वो फार्मूला काफ़ी टफ है। मैं यहाँ पर आपको एक बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उसी के जरिए यहाँ पर आपको लगाना है, ठीक है। तो जो मुझे पता है इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, जीरो, ठीक है। मुझे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2। तो यहाँ पर आप पहले आपको जो बिंदु, वो आपको ऐसे बिंदु लिख लेने, 2, 3, 4, 6, -3। फिर जो आपने पहले लिखा था वो आपको फिर से बाद में लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको 1/2 लिखना है, ब्रैकेट लगाना है। इसका गुणा इसमें तो आपको कितना हो जाएगा, 2k, कितना हो जाएगा, 2k। फिर 4 गुणा करो माइनस से तो आपको हो जाएगा -12। फिर से गुणा तो कितना हो जाएगा, +18। फिर यहाँ पर आपको हमेशा चिन्ह किसका लगाना है, माइनस का चिन्ह हमेशा यहाँ पर आपको लगाना है। फिर ऐसे ऐसे गुणा कर देना है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे गुणा करेंगे, 4×3 = 12, तो 12 लिख लिया, +6k लिख लिया, माइनस का 6 हो जाएगा। अब इसका करेंगे, ठीक है। देखो ये आपका, मुझे पता है कि जब इसमें यहाँ पर क्षेत्रफल कितना होगा, जीरो, कितना होगा, जीरो। इसमें गुणा करेंगे तो आपका कितना बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो 2k माइनस का 12 प्लस का 18 गुणा करेंगे तो -12 माइनस का 6k, इससे गुणा इसमें तो प्लस का 6k, ठीक है। तो 2k और -6 तो कितना होगा, माइनस के आपका हो जाएगा 4k। और यहाँ पर 12 कितने होंगे, 24, 8 से 24, तो ये आप पे सारे सारे कट जाएंगे। तो फाइनली आपका यहाँ पर बचेगा, फाइनली यहाँ पर जो आपका जो बचेगा वो आपका बचेगा जीरो को बराबर -4k प्लस जीरो। तो k की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू भी आपकी जीरो आ जाएगी। तो ऐसे यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अगर आपको फिर भी क्वेश्चन से ये नहीं समझ में आया है तो फर्दर आप हमसे पूछ सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप हमसे, मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप वहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। आप इस पर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आपका है खंडवा वर्णनात्मक प्रश्न। क्या है, वर्णनात्मक प्रश्न। तो यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको यहाँ पर सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये तो मैं नहीं लगाऊंगा, काफ़ी आसान है, ये आप खुद से कर सकते हैं। अगर आपको नहीं भी आता करना कैसे क्या करना है तो आप हमसे इस नंबर पर पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य आपको संबंध स्थापित करना है। क्या स्थापित करना है, संबंध आपको यहाँ पर स्थापित करना है। तो ये रहा आपका संबंध, ठीक है। तो ऐसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो ये आपका था इक्वेशन था। तो मैंने जब इसको जैसे आपका x² बराबर -3 = 0 था, तो मैंने x² बराबर 3 लिखा। तो x बराबर आपको हो जाएगा √ प्लस माइनस के, ये आपको हो जाता है, पता भी आपको है। तो यहाँ पर मैंने ऐसे लिख लिया। तो इसका मतलब है कि आपके शून्यक दो, एक आपका शून्यक जो है √3 है, दूसरा आपका शून्यक है -√3, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर आपको लिखना है शून्यकों और गुणांकों के बीच में स्थिरता की जांच। अगर हम शून्यकों का योगफल निकालेंगे, एक आपका √3 है, एक आपका -√3 है, कट हो तो आपका 0 आ जाएगा। वही अगर हम फार्मूले से निकालेंगे तो फार्मूला आपका क्या होता है, माइनस का x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, ये आपका फार्मूला होता है। तो x का गुणांक तो यहाँ पर कोई है नहीं, तो मैंने क्या हो जाएगा, 0। x का गुणांक कितना है, 1 आंसर आपका कितना आ जाएगा, 0। कितना आ जाएगा, 0। इसी प्रकार से यहाँ पर बात करते हैं, आपका एक शून्य कितना है, √3। अब हम लोग शून्यकों का मल्टीप्लीकेशन देखेंगे। तो -3 -√3, इनका जब मल्टीप्लीकेशन तो आपका आ जाएगा -3। कितना आएगा, -3। वही अगर यहाँ पर हम सूत्र से निकालेंगे तो अचर पद अपान में x² गुणांक, तो ये आपका था द्विघात समीकरण। तो यहाँ पर आपका अचर पद कितना है, -3। कितना है, -3। x² गुणांक कितना है, 1। तो देखो उससे भी आपका आया -3। तो बस आपका हो गया, ये आपका काम ये हो गया। तो ऐसे आपको लगाना है, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन उसी में देख लेंगे, ऐसी बात नहीं है। आप क्वेश्चन देखना चाहें फिर से देख सकते हैं, ठीक है। आप पहले एक बार क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि यहाँ पर बार बार मैं क्वेश्चंस को अब मैं आपको शो नहीं करूँगा। देखो यहाँ पर आप
इतने क्वेश्चंस का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आप सभी लोग इतने का स्क्रीनशॉट लो। एसएस का मतलब होता है स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो आप सभी पहले इतने का स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं सारे सवाल से आपको बताऊंगा, ठीक है। सभी लोग ले लो, एक बार ले लिया सभी ने, ठीक है, ले लिया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं, अब बार बार ऊपर नहीं आना पड़ेगा। तो यहाँ पर बढ़ते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन लग चुका था, अब जैसे कि मुझे ये लगाना है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो ये आपको यहाँ पर इसको इक्वल प्रूव करना था। देखो जब भी बच्चों आपके ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको डरना कतई नहीं है, आपको साइन कॉस में तोड़ देना बस। तो जब आपका एलएचएस मैंने यहाँ पे लिखा 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए, तो मैंने सेक ए को मुझे पता है कि मैं सेक ए को लिख सकता हूँ 1 अपॉन में कॉस ए। तो वही तो यहाँ पर मैंने सेक ए को लिखा 1 अपॉन कॉस में, नीचे लिखा 1 अपॉन कॉस। फिर मैंने इसका ऊपर का इतने का ऊपर एलसीएम लिया, तो ऊपर 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 बन गया, नीचे तो आपका कॉस से कॉस कट जाएगा, तो फाइनली आपका कॉस ए प्लस 1 आपका बच जाएगा। ये तो बात आपको समझ में आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको ना समझ में आया हो। नीचे आपका लिखा था कॉस ए, अब जब यहाँ पर आपका 1 होगा तो इसका लास्ट आपका कॉस ए आएगा, एक तो ऊपर आपका कॉस ए प्लस 1, तो कॉस से कॉस अब कट जाएगा, तो फाइनली आपका क्या बचेगा, कॉस ए प्लस आपका 1 बचेगा। अब बच्चों यहाँ पर देखो ये चीज़ तो आई नहीं है, तो मुझे इस वाले चीज़ को भी पकड़ कर सॉल्व करना होगा। तो मैंने क्या किया, इस वाले चीज़ को आरएसएस डाला, सॉल्व कर दिया। अब बच्चों मुझे पता है साइन ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर है। क्या होता है, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर है। ये आपका फार्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वही यहाँ पर मैंने लिख दिया है। क्या किया है, मैंने यहाँ पर लिख दिया ऊपर देखो। अब मुझे पता है ये आपका लिखा वर्गांतर नियम, 1 स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर है, तो ये आपका लिखा वर्गांतर नियम। तो एक बार मैं इसको लिखूंगा पॉजिटिव में, एक बार लिखूंगा निगेटिव में। तो एक बार देखो मैंने यहाँ पर लिखा 1 प्लस कॉस है, 1 माइनस का कॉस है, नीचे आपका लिखा था 1 माइनस कॉस, इसे कट जाएगा, तो आपका बचा क्या, 1 प्लस कॉस है, ऊपर भी आपका 1, तो आपके दोनों पद कैसे आ गए, बराबर आ गए। तो इसका मतलब आपका RHS इक्वल टू RLHS। तो आपको सवाल लग गया, आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा गया था समांतर माध्य। क्या पूछा गया था, समांतर माध्य। तो यहाँ पर आपको अंतराल दिया, आपको अंतराल ऐसे ऐसे लिख लेने हैं, फिर आपको बारंबारता ऐसे लिखनी है, ठीक है, ऐसे आपको लिखनी है। फिर आपको 2 कॉलम अपनी तरफ से बनाने होते हैं, मध्य बिंदु का, एफएक्स का। तो जो मध्य बिंदु क्या होता है, आपको निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ना है, फिर उसको हाफ कर देना है। तो 0 और 10 कितना होता है, 10 ही रहेगा। 10 का हाफ कर दो तो 5, यानी कि 0 और 10 को जोड़ो और 2 का भाग कर दो तो आपका 5 आ जाएगा। अब आपको ऐसा हर बार नहीं करना है कि आप हर बार जोड़ रहे हो भाग कर रहे हो, जोड़ रहे हो भाग कर रहे हो, ऐसा आपको हर बार नहीं करना है। अब इनके बीच जो अंतर कितना है, 10, हर बार 10 जोड़ते रहो। 5 में 10 जोड़ो 15, 15 में 10 जोड़ो 25, 25 में 10 जोड़ो 35, 35 में 10 जोड़ो 45, 45 में 10 जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 55। अब क्या करना है, इसका इसका मुझे आपस में मल्टीप्लीकेशन कर देना है। तो यहाँ पर आपको इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई करना है। 7 पन्ना 35 आ जाएगा, 15 पंचे 75 आ जाएगा, और 25 अट्ठे आपका 200 आ जाएगा। फिर 13 गुणे 35 करें तो आपका 455 आ जाएगा। 45 दूना 90, आपका 900 आ जाएगा। तो ऐसे जब आप इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, वो यहाँ पर आपको लिख देना है। इसके बाद इन सभी को जब आप ऐड करेंगे तो आपका 2 20 50 आएगा, इनका सम करेंगे तो आपका 60 आएगा, ठीक है। ये आपको ऐसे लगाना होता है। इसके बाद आपको समांतर माध्य का पता होना चाहिए फार्मूला, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ होता है फार्मूला। ऐसे यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 20 50 अपॉन में 60 करेंगे तो ये आपका कट जाएगा। 6 के जब इसका भाग देंगे तो आपका 34.166 आपका ये समांतर माध्य आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन ये लगेगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपने स्क्रीनशॉट जो लिया था, 2 घन प्रत्येक का जो आयतन आपका 1331 था और 2 फलकों को एक साथ जोड़कर रखा जाता तो प्राप्त घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वो यहाँ पर आपसे पूछा गया था। तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ऐसा आपको नहीं कि टफ क्वेश्चन है। तो जैसे कि आपके 2 घन थे, इनको देखो, एक घन आपका ये रहा, एक घन इनको जोड़कर रखा गया था। एक घन का जो आयतन था 1331 था, कितना था, 1331, ठीक है। तो मैंने माना कि घन की भुजा क्या ए है, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, ए क्यूब। लेकिन आपको आयतन दिया गया है 1331, कितना दिया गया है, 1331, कितना दिया आयतन दिया गया है, 1331 यहाँ पर आपको आयतन दिया गया है। तो यहाँ पर आपको पता है 1331, आपको पता है कि 1331 जो आपका है ये
11 का क्यूब है, तो 11 का क्यूब यानी कि आपकी भुजा कितनी आ जाएगी 11, कितनी आ जाएगी 11। लेकिन यहाँ पर अगर बात देखो, अगर मैं इन दो सभी को जोड़ दूंगा तो फाइनली आपका ये क्या बन जाएगा सर, फाइनली मेरा आपका एक घनाभ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? घनाभ। तो ये आपकी 11 11 कितनी हो जाएगी 22, ये आपकी कितनी रहेगी 11, ऊंचाई पे कितनी रहेगी 11, लेकिन जो आपकी लंबाई है वो आपकी 22 हो जाएगी और बाकी सभी साइड आपकी 11 11 ही रहेंगी। तो यहाँ पर आपकी एल कितनी है 22, बी कितनी है 11, एच कितनी है 11। तो आपका फाइनली ये क्या बन गया? ये आपका बन गया घनाभ। क्या बन गया? घनाभ। तो प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 2LV प्लस BH तो एल की वैल्यू यहाँ पर 22 है तो 22 लिखो, बी की वैल्यू 11 11 लिखो, प्लस का साइन लगाओ, बी की वैल्यू 11 है गुणे में एच की वैल्यू 11 है, प्लस का लगाओ, एच की वैल्यू 11 है, मल्टीप्लाई में आपको बी की वैल्यू आपको फिर से 22 पता है। इसके बाद आपको करना क्या है, इनका आपस सभी को मल्टीप्लाई करना है, तो मैं मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद आपको इन सभी को जोड़ना है, फिर आपको दो गुना कर देना है, इनका दो गुना मतलब कि 650 का 2 का गुणा करना है, तो आपका आ जाएगा 1210 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1210 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को लगाना था। इसके बाद आपको जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तो यहाँ पर 1F है, 1F। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि जो आपके दो बिंदु हैं ये किसी तीसरे बिंदु से समान दूरी पर स्थित हैं, तो कह रहे हैं कि उनका आपको बीच में संबंध बताना है। संबंध, ठीक है, क्या बताना है? संबंध। देखो यहाँ पर ये आपका बिंदु ए ओ, मैं ए ओ के बीच की क्या निकालूंगा? दूरी, और मैं बी ओ के बीच क्या निकालूंगा? दूरी। दोनों दूरी कैसे लिख दूंगा? बराबर। बस मैंने यही यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लगाया है। अगर आप गौर से देखेंगे तो मैंने यहाँ पर यही ये कॉन्सेप्ट लगाया है। मुझे पता है दो बिंदुओं के बीच के दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका होता है फार्मूला। क्या होता है? फार्मूला होता है। तो वही यहाँ पर मैंने सभी में लगाया है फार्मूला। आप इसको समझ लें, काफ़ी आसान है। तो यहाँ पर मुझे पता है x2 की वैल्यू मैंने 3 लिख लिया, x1 की वैल्यू आपकी x मैंने s लिख लिया, x2 की वैल्यू y2 वैल्यू 6 लिख लिया, और y1 वैल्यू आपकी है y, तो मैंने y लिख लिया। इसके बाद मैं इस तरफ सॉल्व करूँगा, तो x2 की वैल्यू कितनी? -3, और x1 की वैल्यू कितनी है? x है, तो मैंने x लिख लिया, ब्रैकेट लगाया। y2 की वैल्यू कितनी है? 4, y1 वैल्यू कितनी है? y, इसको भी अंडर से आपका अंडर कट जाएगा, फिर ये आपका होल स्क्वायर बचेगा। फाइनली 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आपका अंदर वाला, 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर बचेगा, -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसके बाद मैंने किया क्या, मैंने फर्दर इन सभी का होल स्क्वायर खोल दिया है, तो ये आपके सारे जितने टर्म है आपके सारे कट जाएंगे। ठीक है, कट जाएंगे, तो फाइनली आपके जो टर्म बचेंगे वो आपके बचेगा माइनस का एक्स माइनस का 12y प्लस का 8y 16 माइनस का 36, तो यहाँ पर आपका इतना बचेगा। फिर मैंने -4 से दे दिया भाग, तो इनके बीच का आपका संबंध निकल के आ जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये आपके इनके बीच का संबंध निकल कर आ जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगर आपको फिर भी इसमें कुछ भी डाउट लग रहा है तो आप हमसे इस नंबर पर पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आपके 1 के पार्ट सारे समाप्त हो गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर बढ़ते हैं। तो आपका आप सेकेंड पार्ट आप लोग देखेंगे। आप लोग सेकेंड पार्ट आपका ये इंग्लिश मीडियम में रहा, पर हिंदी मीडियम ने क्वेश्चन कुछ नहीं, आपको मैं क्वेश्चन बता दूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहे हैं, आप लोग ध्यान सुनेंगे। फाइंड टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्होज स्क्वायर। यहाँ पर कह रहे हैं कि किन्हीं दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का जो योग है आपका 290, तो आपको वो दो पूर्णांक बताने हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि किन्हीं दो संख्याओं के अंकों का योगफल 9 है, और यदि उस संख्या का 9 गुना कर दिया जाए, बदली हुई संख्या का 2 गुना बराबर है, तो आपको नंबर बताना, नंबर क्या होगा। इसके बाद एंगल AC एंगल आपको भी प्रूव करना है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये वाला। ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, आपको ये भी बता दूंगा। ठीक है, कैसे लगाना, आपको हिंदी पर नहीं जाना, आपके एग्जाम में हिंदी आपके एग्जाम में लिखी हुई आएगी, वो आपको जब बताएंगे। इसमें आपको यहाँ पर प्रायिकता बतानी, प्रायिकता भी काफ़ी आसान है, और यहाँ पर आपको माध्यिका निकालनी। क्या निकालनी? माध्यिका। एक बार आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे
फटाक से स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। क्या लेना है? स्क्रीनशॉट आपको लेना है, कोई दिक्कत नहीं। आपको जब मैथ लगाऊंगा वहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट तो लिया नहीं आप लोग, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट इसका पहले लेंगे, ठीक है। सभी लोग स्क्रीनशॉट खटाक से ले लो, बार बार आपको, ठीक है। आपने ले लिया है, नीचे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन कह रहे थे कि मतलब किन्हीं दो धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 290 है, तो आपको दोनों पूर्णांक ज्ञात करने, ये क्वेश्चन था। तो मैंने मान लिया कि माना कि पहला धनात्मक विषम पूर्णांक मैंने x मान लिया एंड दूसरा धनात्मक विषम पूर्णांक मैंने x+2 मान लिया। फिर कह रहे क्वेश्चन में उनका अगर वर्ग कर दिया जाए दोनों का, तो उनका योगफल आपका 290 है। मैंने ऐसा कर भी दिया, देखो यहाँ पे मैंने ऐसा किया नहीं किया है, मैंने कर भी दिया। एक स्क्वायर का x+2 का होल स्क्वायर क्या, एक्स स्क्वायर 4x+4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2x²। तो यहाँ पर आपका x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा 2x² एंड 4x+4 एंड 290 को मैं इधर ले आया तो आपका हो जाएगा -290 एंड इसको मैंने फिर ऐसे लिख लिया। फिर मुझे पता है कि इसमें 2 का भाग चला जाएगा, मैंने 2 का भाग दे दिया, तो आपका x² प्लस 2x माइनस का 143। फिर जब मैं इसका फैक्टराइजेशन करूँगा तो मुझे पता है कि माइनस का 143 के आपके जो फैक्टर होंगे वो आपके 13 और 11 होंगे। क्या होंगे? 13 और 11। तो वो यहाँ पर मैंने लिख दिया। इसके बाद ये तो आपको करना आता ही होगा। इसके बाद आपको पता है कि माइनस पूर्णांक असंभव होगा, तो प्लस का आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई? 11। तो पहला आपका पूर्णांक होगा 11, दूसरा आपका पूर्णांक मैंने माना था x+2, x की वैल्यू आपकी 11 आई थी, तो 11 में 2 जोड़ दोगे आपका 13, तो ये आपके पूर्णांक निकल के आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर समझेंगे। यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहे कि मैंने मान लिया कि माना कि आपकी जो संख्या है वो x है, इकाई अंक उसका x है, दाई अंक उसका यहाँ पर y है। तो संख्या क्या बनेगी आपकी? दाई अंक संख्या क्या? 10y प्लस x, ये आपकी संख्या बनेगी। अगर हम अंकों को पलट दें तो आपकी संख्या क्या बनेगी? 10x प्लस y, तो आपकी ये संख्या बनेगी। वो यहाँ पर देखो मैंने लिख दिया है, देखो लिख दिया। वैसे मैंने सेट 1 सॉल्व किया है 2025 का, वहाँ पर मैंने इन बातों को समझा रखा है, और मैंने सेट 2 को भी सॉल्व किया है 2025 का, वहाँ पर आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं, मैंने बहुत ही गहराई से समझाया है, ठीक है। एंड आपसे क्वेश्चन बोला गया है इकाई अंकों का जो योग है 9 है, एंड आपसे ये भी बोला गया है संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना बराबर, ऐसा क्वेश्चन बोला गया है। तो ये आपका समीकरण दूसरा हो गया। जब इसका गुणा करेंगे तो आपका 90y हो जाएगा। जब मैं इसका इसमें गुणा करूँ तो 90y, इसका कहते तो 9x 20x 2y। इसके बाद 9x को इधर लिखा, 20 इधर तो आपका माइनस हो जाएगा, 9y को उधर भेजेंगे, तो ये आपका यहाँ पर बचेगा घट के माइनस का 11x, यहाँ पर आपका बचेगा माइनस का 88y, माइनस माइनस से कट जाएगा, 11 का 11 88, तो x बराबर आपका हो जाएगा 8y। क्या हो जाएगा? 8y। क्या हो जाएगा? 8y। तो x का मान आपको समीकरण 1 में रख देना है। किस में रखना है? समीकरण 1 में रख देना है। तो x के में रख दिया 8y, तो अब y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1। y की वैल्यू जो 1 आपको रखना है समीकरण 1 में फिर से, तो आपकी x वैल्यू आपकी आ जाएगी 8। क्या आ जाएगी? 8। अब मैंने संख्या क्या मानी थी? मैंने संख्या मानी थी 10y प्लस एक्स। क्या मानी? 10y प्लस एक्स मानी थी। तो y की वैल्यू आपकी 1 आई है, x की वैल्यू आपकी 8 आई है, तो संख्या आपकी 18 बन जाएगी। क्या बन जाएगी? 18। आप इसको चाहो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ऐसे आप यहाँ चाहो स्क्रीनशॉट आप चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि आपको क्वेश्चन में ये कहा गया, आपको फिगर दिया गया है एंड आपको ये दिया गया है, एंड आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि एंगल जो ए है एंगल सी के बराबर है, एंगल बी आपको डी के बराबर, आपको प्रूव करना, सिद्ध करना है। तो मैंने पहली बार ट्रायंगल ए ओ डी लिया, दूसरी बार ट्रायंगल में सी ओ बी लिया। अब मुझे ये चीज़ दी गई है ए ओ अपॉन में ओ सी और ओ डी अपॉन में ओ बी, ये मुझे चीज़ दी क्वेश्चन में दी गई है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया गिवन दिया गया है। एंड मुझे पता है कि जो एंगल ए ओ डी है, एंगल जो बी ओ सी आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? सर ये शीर्षा भूमुख कोण होंगे।
और आपको पता होगा अगर किन्हीं दो त्रिभुजों को भुजाओं का रेशियो बराबर है और उनके बीच का कोण बराबर हो जाए तो वो आपके त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो जाते हैं। तो ऐसा यहाँ पर हो गया है। देखो भुजाओं का रेशियो बराबर है और ये आपने कोण बता दिया बराबर, तो आपके दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप सिद्ध हो गए। कैसे हो गए? समरूप सिद्ध हो गए। तो ये समरूपता से आपके त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप सिद्ध हो गए। जब आपके त्रिभुज समरूप सिद्ध हो गए तो आप कुछ भी कह सकते हैं, संगत चीजों को कह सकते हैं। तो आपका एंगल ए जो एंगल सी के बराबर होगा, एंगल डी आपका एंगल बी के बराबर होगा। वो यहाँ पर देखो मैंने लिख दिया है। ठीक है, आप चाहो आप ऐसे भी लिख दो, इसके आगे आपको लिख देना है हेंस प्रूव्ड। क्या लिख देना है? हेंस प्रूव्ड। क्या लिख देना है? हेंस प्रूव्ड। एंड यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2D है। 2D में क्वेश्चन कहा गया दो संकेंद्रीय जो व्रत हैं, बड़े व्रत की जो जीवा है छोटे व्रत को स्पर्श करती है, तो स्पर्श बिंदु मतलब कि समद्भाजक करती है। ये आपको क्वेश्चन ऐसा आपका लिखा हुआ आएगा। तो बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको ये प्रूव करना है जो आपका जो ए बी है वो बराबर बी सी के बराबर है, ऐसा यहाँ पर आपको प्रूव करना है। तो यही आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो मैंने इतने क्वेश्चन लगा दिए, इतना आसान क्वेश्चन था ये। सबसे पहले आपको लिखना दिया है दो संकेंद्रीय वृत्त में बड़े वृत्त की जीवा जो ए सी है वो छोटे वृत्त को बिंदु बी पर स्पर्श करती है। बस आपको ऐसे ही लिख देना है। फिर आपको सिद्ध करना है ए बी बराबर ए सी, आपको सिद्ध करना है। बच्चों यहाँ पर क्या मुझे सिद्ध करना है कि ए बी जो बराबर है बी सी के बराबर आपको सिद्ध करना। तो मैंने एक बार त्रिभुज ये लिया, एक बार त्रिभुज ये लिया। अब आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा सर्वांग समता। क्या पढ़ा था? सर्वांग समता। तो मैं इन दोनों जो ट्रायंगल है इनको इनको सर्वांग सम प्रूव करूंगा, सर्वांग समता प्रूव करूंगा। तो मुझे पता है जितना आपका एओ होगा उतना आपका ओस क्यू होगा। तो सर ये वृत्त की क्या है? त्रिज्याएं हैं। एंड आपका जो ओ बी है इस त्रिभुज में भी, इस त्रिभुज तो आपका ओवरनिष्ठ हो जाएगा। एंड आपको एक नियम पता होगा जब कोई भी वृत्त को स्पर्श रेखा स्पर्श करती है तो केंद्र से उसको हमेशा 90 अंश पर जाती है। तो ये आपका ये कोण कितना होगा? ये वाला आपका जो कोण होगा, ये वाला ऊपर वाला, ये वाला जो कोण होगा आपका 90 अंश होगा। ए बी ओ ए, देखो जो ये वाला कोण ए बी ओ और ओ बी सी ये आपका 90 अंश होगा। तो यहाँ पर देखो ये आपकी ट्रायंगल ए ओ बी सर्वांग सम, ट्रायंगल बी ओ सी आपकी आर एच एस सर्वांग समता से प्रूफ हो जाएंगे। जब आपके ट्रायंगल सर्वांग समता हो जाएंगे तो आप कुछ भी साइड में कह सकते हैं ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर बी सी। इसके आगे लिख देंगे आप हेंस प्रूव्ड। क्या लिख देंगे? हेंस प्रूव्ड आप लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे प्रायिकता पूछी गई है। नीली गेंद आपके पास 3 है, सफेद गेंद 2 है, लाल गेंद 4 है, तो कुल गेंद आपके पास 9 हो जाएंगी। सफेद गेंद आने के बाद सफेद गेंद कितनी है? 2 है, 2/9। क्योंकि वो जो प्रायिकता का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है संभावित स्थितियां बटे कुल स्थितियां। ठीक है, तो आपके पास सफेद गेंद कितनी है? 2, कुल गेंद कितनी? 9, तो 2/9। इसके बाद नीली गेंद की प्रायिकता पूछी गई, तो नीली गेंद आपके पास 3 है, कुल गेंद आपके पास 9 है, तो आपकी प्रायिकता आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। इसके बाद लाल गेंद प्रायिकता आपकी आ जाएगी 4/9। कितनी आ जाएगी? 4/9। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद आपको आपको यहाँ पर एक वर्ग अंतराल दिएगा, आपसे माध्यिका पूछी गई। सबसे पहले यहाँ पर आपको 2 कॉलम दिए जाएंगे, आपको तीसरा कॉलम बनाना है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे बनती है? सबसे पहले आपको 7 लिखना है, फिर 7 में 4 जोड़ना तो 11 आ जाएगा, 11 में 2 जोड़ो तो आपका 13 आ जाएगा, 13 में 2 जोड़ो तो आपका 15 आ जाएगा, 15 में 3 जोड़ो तो आपका 18 आ जाएगा, 18 में 2 जोड़ो तो आपका 20 आ जाएगा। तो आप शायद आप समझ चुके हो संचयी बारंबारता कैसे बनती है। अब बच्चों मुझे माध्यिका का वर्ग निकाला, तो माध्यिका के वर्ग का फार्मूला होता है n/2। तो n की वैल्यू आपकी ये होती है, n की वैल्यू आपकी ये होती है, तो n जब 2 करूंगा तो n/2, तो n की वैल्यू आपकी 20/2 करूँ तो आपका कितना आ जाएगा? आपका 10 कितना आ जाएगा? 10 कितना आ जाएगा? 10। तो यहाँ पर 10 आ जाएगा जब, तो ये आपका 10 किस में होगा? ये आपका 10 से 20 वाले अंतराल में स्थित होगा। तो यहाँ से L की वैल्यू आपकी 10 हो जाएगी। संचयी बारंबारता हमेशा माध्यिका के वर्ग के ऊपर वाली लेते हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना। ऐप की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी, हाइट आपकी 10 हो जाएगी। तो वहाँ वो यहाँ पर मैंने देखो लिख रखा है। ठीक है, आपको यहाँ पर मैंने लिख रखा है। माध्यिका का जो फार्मूला होता है वो आपका ये होता है, आपको रखनी है वैल्यू, फिर आपको सॉल्व करना, आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर ये आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं तीसरे तरफ। तो मैंने सारे क्वेश्चंस लगा दिए हैं, ऐसी बात तो यहाँ पर आप तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, ये रहा।
तो तीसरा क्वेश्चन में जो आपका तीसरे वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लॉन्ग लगेगा, तो मैंने इसको नहीं लगाया है। अगर आप लगाना पूछना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई में से एक करना है, तो मैंने ये वाला सॉल्व कर दिया, काफ़ी आसान भी है, आपको समझ में भी जल्दी आएगा। ठीक है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्या ले लें? स्क्रीनशॉट इसका ले लेना। ठीक है, 3 का भी ले लो एंड आप 4 का भी ले लो। ठीक है, 4 का भी ले लो। ठीक है, बार बार नहीं आएंगे, 3 और 4 दोनों का आप स्क्रीनशॉट लो। पहले 3 का लो, मैं 3 वाले में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक है, अब 4 का भी स्क्रीनशॉट लो, मैं 4 वाले में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो खटाखट। तो अब यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का था वाला। बच्चों यहाँ पर आपसे इसका क्षेत्रफल पूछा, जो यहाँ पर लाइनिंग ऐसी कि इसी का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो जो देखो अच्छा पहले समझो, जैसे कि आपका सर्कल है, ये आपका ये रहा, तो आपसे अगर इसका क्षेत्रफल पूछा गया तो आप पूरे क्षेत्रफल में से इतना घटा दो तो आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। मैंने सेम वही यहाँ पर किया है। तो बच्चों यहाँ पर देखो मैंने लिखा क्या है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या लिखा है? संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो मुझे पता है कि पूरा जब मैं क्षेत्रफल इतने का क्षेत्रफल निकाल लूंगा तो मैंने लिख दिया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। फिर मैं इतने त्रिभुज जो है त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास ये वाला क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, ये वाला क्षेत्रफल मुझे यही निकालना भी है। तो जो आपको पता है कि जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। और जब बच्चों आपको बात ध्यान रखना, जब आपके त्रिभुज में बीच का कोण दिया जाए और दो साइड दी जाए तो आपको फार्मूला लगाना 1/2 इन दोनों भुजाओं का मल्टीप्लीकेशन। तो दोनों भुजाएं कितनी आर हैं, तो आर स्क्वायर इंटू में साइन थीटा, ये आपका फार्मूला होता है, इसको आपको याद कर लेना हमेशा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी थीटा की वैल्यू 120 है, और यहाँ पर जब लिखेंगे साइन 120, इसको समझ लो, साइन 120 को समझो पहले। साइन 120 को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 प्लस 3। साइन 90 प्लस थीटा आपका होता है कॉस थीटा, यानी कॉस 30। तो यहाँ पर मैं कॉस 30 लिख सकता हूँ, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, कॉस। मैंने लिख दिया कॉस 30। अब बच्चों यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने आर स्क्वायर क्या ले लिया, कॉमन। यहाँ पर भी आर स्क्वायर, यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो पाई बटे इसे काट देंगे, 12 का 12 बचती, तो 1/3 आ जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉस 30। कितना हो जाएगा, कॉस 30। अब आर की वैल्यू आपकी कितनी थी, 21। कितनी थी, 21। तो 21 का स्क्वायर 21 इंटू 21। पाई की वैल्यू 22/7, 1/3 माइनस का 1/2। कॉस 30 की वैल्यू आपकी होती है √3/2। इनका आपस में गुणा करें तो आपका √3/4 आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर मैंने किया कि मैंने 21 इंटू 21 का इसमें गुणा किया, फिर इसका इसमें गुणा किया। ठीक है, तो इसमें गुणा करेंगे 7 एकन 7, 7 या 21, 3 एकन 3, 3 से कट जाएगा। फिर मैंने किया कि 21 इंटू 22 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 462। कितना आ जाएगा, 462। अब जब मैं 21 इंटू 21 से गुणा इसमें करेंगे तो ये तो कट होगा नहीं, तो यानी कि मुझे 21 इंटू 21 का लिखेंगे, तो 21 इंटू 21 आपका होता है 441, तो मैंने यहाँ पर 441 लिख दिया। तो ये यहाँ पर आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, इसको आप इतना भी लिख सकते हो। वैसे आप अगर यहाँ तक भी छोड़ दोगे तो भी यहाँ पर कोई नंबर भी नहीं काटेगा, एक भी नंबर नहीं काट सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, आप लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 4 का अथवा देखते हैं। 4 के अथवा में ये कह रहा है कि एक कोई आदमी था, उसने मतलब कि 3,250 रुपये किसी से उधार लिए होंगे। ठीक है, उधार लिए होंगे, मतलब कि वो पहले ना शुरुआत में 20 रुपये देता और हर बार वो 15-15 रुपये बढ़ाता रहता है। तो कह रहा है कितने महीनों तक वो अपना ऋण चुका देगा, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कि 4 का अथवा वाला है, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है एन की वैल्यू कितने महीनों में चुका देगा। तो बच्चे ने, जो आदमी था, उसने इतना ऋण लिया, तो कह रहा है कि पहले दिन उसने पहले महीने में 20 रुपये देने की प्रथम पद, वो हर बार 15-15 रुपये बढ़ाता रहता, मतलब कि सर्वांतर कितना है, 15 रुपये। और आपको फार्मूला पता होना चाहिए, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू मिड आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको SN की वैल्यू दी गई थी, A की वैल्यू दी गई थी, D की वैल्यू दी गई थी, वो यहाँ पर मैंने लिख दिया। देखो पूरा पूरा 20 गुणे करेंगे A तो आपका 40, तभी यहाँ पर 40 ही आ गया। ठीक है, अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो आपका बन जाएगा 6500। इसके बाद जब
40 में 15 जाएंगे तो आपके बचेंगे 25, 15 n का गुणा इसमें करेंगे, 15 n स्क्वायर 25n, तो वो यहाँ पर देखो मैंने किया, फिर मैं इसको इधर ले आया तो आपको हो गया माइनस का। लेकिन मैंने इसमें क्या किया है, मैंने इसमें 5 का भाग दे दिया है, तो 5 का भाग देंगे तो 3n स्क्वायर बचेगा, 5n बचेगा, माइनस का 1300 बचेगा। लेकिन इसके फैक्टर नहीं कटेंगे, तो यहाँ पर मैंने पंडित श्री धराचार विधि का लगा दिया फार्मूला। ठीक है, तो ये आपको सभी को पता होगा, जब आपके फैक्टर नहीं कटते तो आप पंडित श्री धराचार का लगाते हैं फार्मूला। तो यहाँ पर ये आपकी ए की वैल्यू है, ये आपकी बी की वैल्यू, ये आपकी सी की वैल्यू, ये आपकी ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो वही यहाँ पर मैंने किया, बी की जगह लिखा -5, तो आपका सॉल्व किया इसको फर्दर मैंने, नीचे आपको 3 लिखा, ए की वैल्यू 3 है। इसके मैंने जो सॉल्व करूँगा, तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनली इतना आ जाएगा। फिर अंडर रूट 15 625, ये आपका 125 का स्क्वायर रूट था। तो यहाँ पर मैंने किया, फिर मैंने यहाँ पर पहले जब प्लस का लिया, एक बार प्लस का साइन लिया, तो आपका घट जाएगा कितना 120, यानी कि आपका 20 महीने में आपका ऋण चुक जाएगा। कितने महीने में? 20 महीने में आपका ऋण चुक जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। ऐसे आपको लगाना। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, कितने का आप चाहो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, अगर आप ऐसे लेना चाहो ऐसे ले लो, पहले इतने का स्क्रीनशॉट सभी लो। ठीक है, इतने का स्क्रीनशॉट फटाक से ले लो। ठीक है, ले लिया। अब इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? ले लिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब लास्ट तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, लास्ट तरफ। अब आपका लास्ट क्वेश्चन बचा, लास्ट वाला। तो लास्ट में आपको कोई 2 करने हैं, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग लगेगा, ये आपके अथवा वाला थोड़ा सा आपके लिए आसान रहेगा, तो मैं इसी को लगाऊंगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं 5वें का अथवा वाला ही लगाऊंगा, ये आपका आसान है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लो। ठीक है, ये आपका फिगर बनेगा। यहाँ पर आप फिगर देख लें, फिगर आपका यही बनेगा। सबसे पहले मैंने मान लिया कि मीनार की ऊंचाई h है, मैंने यहाँ पर BC निकाल ली। तो आपको पता है tan 60 लंब बटे आधार होता है, तो लंब मैंने h माना, BC मैंने निकाल ली। BC वैल्यू आपकी आ गई h/√3। कितनी आ गई? h/√3। ठीक है, फिर यहाँ पर मैंने फिर से क्या किया, मैंने ट्रायंगल लिया ADB वाला, मैंने ट्रायंगल ये लिया ADB वाला, ये वाला बड़ा बड़ा ट्रायंगल लिया, बड़ा बड़ा ट्रायंगल। मैंने यहाँ पर लिखा tan 30 बराबर, यहाँ पर आपकी BC की वैल्यू आ चुकी। BC वैल्यू कितनी है? h/√3 आपकी BC की वैल्यू है, h/√3। तो ये आपकी आ गई। तो वही यहाँ पर देखो, मैं DB जो था, DB आपकी पूरी कितनी हो जाएगी? 20 + h/√3। तो वही यहाँ पर मैं DB की जगह लिखूंगा 20 + h/√3, वही मैं यहाँ पर लिखूंगा। तो वो देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया DB की जगह। tan 30 वैल्यू कितनी? 1/√, इसका गुणा इसमें करें, इसका गुणा इसमें, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा। फिर मैंने इसको इधर भेज दिया, तो इधर आ गया ये, फिर इसको इधर ले आए। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर मैंने h ले लिया कॉमन, तो आपका इतना बचा। इतने में मैंने क्या करूँगा, जब मैं √3 का एलसीएम लूँगा, यहाँ पर नीचे 1 होगा, तो आपका एलसीएम कितना है? √3। तो √3 गुणा करेंगे तो 3 बन जाएगा, 3 - 1 करेंगे तो आपका 2 बचेगा। तो h गुणे 2 बटे में √3। ठीक है, जब √3 गुणा करेंगे तो उधर ऊपर जाएगा, और अपॉन में कितना जाएगा? अपॉन आपका 2 जाएगा, काटेंगे तो आपका 10 बार, यानी कि आपकी h की वैल्यू कितनी जाएगी? 10√3। आपका ये आंसर आ जाएगा 10√3। ठीक है, तो आपकी फाइनली जो मीनार की ऊंचाई है 10√3, आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा लास्ट सवाल, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको पेपर कैसा लगा, और आपको मैं जो पेपर सॉल्व कराया वो आपको कैसा लगा। ठीक है बच्चों, अगर बच्चों आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं वो भी इसको पढ़ सकें और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद।